आइंदा माली साल वफाकी बजट का तखमीना 17,500 से 18,000 अरब रुपए मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक FBR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए के मुहासिल जमा करेगा, जबकि 6,470 अरब रुपए डायरेक्ट टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1153 अरब रुपए और सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। जी हाँ, और 10 तारीख को ये बजट पेश किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। इस बजट से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आम जो अवाम है उसके लिए कुछ होगा या नहीं होगा, बात कर लेते हैं बाहर मईशत मंजूरुल हक मलिक साहब से। मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, IMF के साथ भी मुज़ाकरात चलते रहे, आपको पता है कि हम IMF के साथ डील में भी हैं, तो इस बात के भी कई इम्कानात मौजूद हैं कि कुछ डिमांड्स जो हैं IMF की तरफ से भी हैं, तो इन डिमांड्स को पूरा करते हुए आने वाले बजट से हम क्या एक्सपेक्ट करें? सर, पहली बात तो ये है कि IMF को जो हम लिख के देते हैं उसी तरह वो उसको अडॉप्ट करते हैं और कहते हैं कि जी इसमें हमें ये रिजर्वेशन है, इसको दूर करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने मुझे IMF से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन हम उसको खामखा में कहते हैं कि जी ये जो बिजली के रेट हैं वो हम नहीं कम कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस। हमने जो उनको एक फिजिबिलिटी दी है, जो हमने अपने फाइनेंशियल्स दिए हैं, जो हमने अपनी प्रमोशन, उसको फॉलो करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान में बजट में गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा इस दफा। एक तो ये है कि पाकिस्तान में FBR ने कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया, उन्होंने एडवांस लिया लोगों से टैक्स के नाम पे और उसके बाद में एडजस्ट किया और उसको रेवेन्यू बना दिया। तो उसकी वजह से जब गवर्नमेंट के सामने रेवेन्यू जाता है तो वो ये नहीं सोचते कि इसमें से कितना पैसा लोन का हमने बिजनेसमैनों से उठाया हुआ है, उसके नतीजे में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी बढ़ेगी, उसके नतीजे में प्रोडक्शन के ऊपर क्या असरात आएंगे और उसके नतीजे में फिर कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन हो। हमारा सिर्फ ये कहना है गवर्नमेंट को कि 3 चीजों में आप तकसीम कर दें। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें ताकि इंडस्ट्री लग सके। दूसरा ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हाईली प्रोफेशनल लोग बुलाएं कि पाकिस्तान में छोटे से छोटा आदमी भी इंटरप्रेन्योरल स्किल के ऊपर काम कर सके और टॉल मैन्युफैक्चरिंग में हम ज्यादा काम कर सकें। और तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तानियों को शुड बी क्रेडिबल। देखिए, पाकिस्तानी बिजनेस को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में हमें सपोर्ट करना है ताकि वो दुनिया में जाएं और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लें और अंडरस्टैंडिंग पैदा करें ताकि हमारी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। और दूसरा ये है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको हमने रिप्लेसमेंट में लेके जाना है ताकि हमारा इंपोर्ट के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज बचे और हम अपने करें। तीसरा ये है कि हमने शिपिंग के ऊपर बहुत काम करना है। आपको पता है कि पाकिस्तान की शिपिंग कॉस्ट जो है वो दुनिया की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। बिजली की हम बात करते हैं, गैस की हम बात करते हैं, यूटिलिटीज की बात करते हैं, लेकिन हम शिपिंग की नहीं करते। जबकि शिपिंग में अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं होगा, एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है फाइनेंशियल, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर एक शिप आपके पास आ रहा है 100 कंटेनर लेके, उसको 100 कंटेनर का लोड वापस नहीं मिलेगा तो वो आपकी शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान में हमें चाहिए कि पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इन कामों को समझते हैं, हम उनको ऑन बोर्ड करें और गवर्नमेंट गवर्नेंस अपनी को बेहतर करे। फिर इसके साथ जो उससे आगे चलें तो हमें ये जरूर मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज ऐसी होनी चाहिए जो SMEs को लोन दे सके। और SME, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये किसी भी मुल्क में शाहराग होती हैं। बिल्कुल मलिक साहब, ये आपने काफ़ी सेक्टर्स की बात की है और बड़े अहम नुकात आपने उठाए हैं। एक मसला जो कि इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं वो ये है कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ नहीं पा रहा, या जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो टारगेट होता है उसको मीट नहीं किया जाता। तो लोगों को टैक्स नेट में कैसे लाया जाए, और जो हुकूमत जो तरीकाकार अपना रही होती है उस पर काफ़ी लोगों को एतराज़ है, ताजिर बरादरी को भी एतराज़ है। तो टैक्स रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है आपके ख्याल में, और क्या ये पाकिस्तान में जो डिज़ायर्ड जो टारगेट्स हैं उनको मीट करना मुमकिन है आज के दिन में? सर बिल्कुल है, हम इससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताएं, SRO गवर्नमेंट देती है, जो सेक्टर टैक्स देने वाले होते हैं उनको टैक्स से बाहर निकाल देती है, EPZ गवर्नमेंट देती है, SCZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट बनाती है। बल्कि उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए बढ़ जाती है कि आपने उनको सिक्योरिटी भी देनी है, आपने उनकी बात भी मानी और टैक्स नहीं लेना। देखिए, जो सेक्टर टैक्स दे सकते हैं उनमें सब्सिडीज भी आप देते हैं। तो इसीलिए हम भी IMF से कहते हैं, हम भी दुनिया से कहते हैं कि पाकिस्तान में टैक्सेशन का सिस्टम जो है वो टैक्स नहीं। इसलिए आपको पहले पॉइंट पे कह रहा था कि पाकिस्तान में एक दिन बता दे FBR जिसने टैक्स कलेक्ट किया हो। FBR क्या करता है, बिजनेसमैनों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग करता है और उनसे पैसे एडवांस के ऊपर ले जाता है। बाद में कहते हैं जी हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, अगले साल आप टैक्स ना दीजिएगा,
پھر ان کو کہتے ہیں ریفنڈ نہ کیجیے گا. پھر سب سے بڑی بات جو پاکستان میں فراڈ ہوا جس کو ہم انڈر انویسٹنگ اوور انویسٹنگ کہتے ہیں وہ سر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے کمرشل امپورٹر کو مہنگا ریٹ پہ مال منگوانے دیتے ہیں, ڈیوٹی زیادہ لیتے ہیں اور انڈسٹری کو کم دیتے ہیں. اس کا وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری انڈسٹریز نے ٹیکنیکلی انڈسٹری نہیں لگائی, انہوں نے وہ مال منگایا اور مارکیٹ میں بیچ دیا. اب دیکھیں دنیا میں ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. آپ کہیں کہ میڈیا میں نہیں ہے تو وہ بھی ظلم ہوگا نا, میڈیا میں بڑے اچھے لوگ بھی ہوں گے, بڑے بلیک میلر بھی ہوں گے. انہی اچھے لوگوں سے تو آپ اس وقت بات کر بھی رہے ہیں. جیسا اپنی شیڈیو میرا پوائنٹ یہ ہے سر کہ ہمیں ریسرچ بیس کھڑے ہو کے پاکستان کا سسٹم کو دیکھنا ہے. پاکستان کا گورننس سسٹم ایمانداری سے میں کہتا ہوں گورنیبل نہیں. لیکن منظور صاحب حکومت کی جانب سے تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہماری معیشت جی وہ ترقی کر رہی ہے اور ہمارا جو ملک ہے وہ سنبھلنے لگا ہے معیشت کے حساب سے, لیکن صورتحال تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ کو ریلیف نظر آ رہا ہے, عوام کے لیے چیزیں تو مزید مہنگی ہوں گی, ٹیکسز لگیں گے, تو عوام کو تو کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا. اصل میں بات یہ آپ نے جو کہی ہے نا وہ بڑی صحیح ہے. دیکھیں پاکستان کی پاپولیشن ہے, سمپل کیلکولیشن کر لیتے نا, آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مجھے بتائیں پاکستان کی پاپولیشن 25 سے 26 کروڑ منیمم ہے, اس کے علاوہ کچھ امیگرینٹس ہوں گے. اگر 5 آدمیوں پہ ایک کمانے والا ہے تو کتنے کروڑ جاب چاہیے آپ کو؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا گورنمنٹ یہ جاب دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ 6 سے 7 کروڑ جاب کریٹ کرنی ہے؟ آپ کی ہیلتھ کیئر کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر ہم پارک بنائیں اور اس سے آپ کی ہیلتھ کیئر بہتر ہو سکے؟ انفارچونیٹلی پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا اس کو ہم نے فیئر میں ڈال دیا. اس کی ہر وقت عزت سٹیک پہ کہ پرائم منسٹر صاحب مجھے اپنے فنکشن میں بلائیں گے نہیں بلائیں گے, یہ بھی سٹیک ہے بھائی, نہیں بلائیں گے نہ بلائیں. بٹ میں تو اپنا سچ بولوں نا یار, میں نے اپنے معاشرے کو اپنے خدا کو بھی جواب دینا. پھر دیکھیں اگر 5 آدمیوں پہ ایک کمانے والا ہے تو کیا اس کی کمائی کا لیول یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے سکے, کہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے, علاج کرا سکے, ریکریشن کر سکے, ٹوریزم کر سکے. تو ساری سوسائٹی کو مل کے صرف بجٹ کو اس حوالے سے نہیں دیکھنا کہ بجٹ میں کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بجٹ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کی سوسائٹی گورنیبل, کریڈیبل ہے اور انٹرنیشنل ٹریولیبل ہے. جب اگر آپ فرض کریں 3 کروڑ لوگوں کو آپ ٹریولیبل کر دیں تو آپ کی کتنی شپنگ کمپنیاں اور کتنی ایئر لائنیں آپ کے زبردستی آپ کے پاس آئیں گی, اور کتنے آپ ایئرپورٹ بنائیں گے. پھر آپ کی فوڈ کیسے چلے گی؟ آپ کو پتہ ہے ٹرکی میں سب سے زیادہ بینیفٹ کس کا ہے؟ فوڈ کا. پوری دنیا کا فوڈ ان کی ایئر لائنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا ریونیو دیکھیں جا کے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اکنامک پالیسی نہیں بنائی لیکن ٹیکس کے پیچھے پڑ گئے. ہم نے فائنانشیل پالیسی نہیں بنائی, ہم ٹیکس کے پیچھے پڑ گئے. ٹیکس والوں کو اسمگلنگ میں ڈال دیا, ان کو اور ایس سی سی دے دیے, ایس آر اوز بنا دیے اور کہا جی لوگ ٹیکس نہیں دیتے. وہ بزنس مین بیچارہ جو شریف ہے آدمی ہے اس حوالے سے وہ چھپ گیا کہ یار مجھے بھی چور نہ کہہ دیں, میں چور کر کے آپ نے ہماری آواز کو دبا دیا. اور میڈیا بھی اس میں شامل ہے جس نے ہماری آواز کو دبایا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا منظور الحق